जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक अर्थ को लेके बात करेंगे, जिसमें कि अर्थ के बारे में देखेंगे, उसके रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अर्थ की बात करें, इससे पहले ग्रहों में भी हमने अर्थ की बात करी थी, अभी फिर से बात कर लेते हैं। बोला कि अर्थ जो है हमारी वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इतनी पुरानी है। ठीक, तो जब अर्थ बनी थी या अर्थ का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? बोलेंगे सर 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। एज ऑफ अर्थ इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे तरीकों से इस एज को, अर्थ की एज को बताया गया है, जिनमें से कि यूरेनियम लेड डेटिंग मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ बात करेंगे कार्बन डेटिंग मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। यूरेनियम लेड डेटिंग मेथड से हम पुरानी चट्टानों के बारे में बात करेंगे, उनका पता लगाएंगे कि वो कितनी पुरानी। अब देखो, अर्थ में बहुत सारी चट्टानें या बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब पता कैसे लगाया जाए कि ये कितनी पुरानी है? अगर रॉक्स की बात करेंगे, रॉक्स का पता लगा लेंगे कि ये कितनी पुरानी है, तो ऑटोमेटिकली हमें अर्थ का भी पता लग जाएगा कि वो कितनी पुरानी है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ बनी होगी तब भी तो रॉक्स बनी ही होंगी। ठीक है, तो जो पुरानी चट्टानें हैं उसके लिए यूरेनियम लेड डेटिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, और नई चट्टानों के समय को बताने के लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है कार्बन डेटिंग, बहुत, जिसको कि C14 टेक्निक भी बोला जाता है। ये रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक होती है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो एनर्जी एमिट करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। उसी टेक्निक्स को यूज़ करके हम इसके बारे में, यानी कि चट्टानों की आयु के बारे में पता लगा सकते हैं। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था, और कब किया था? 1905 में किया था। आगे देखें, अर्थ की शेप ऑफ अर्थ कैसी है? तो देखो, अगर बात की जाए तो अर्थ कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, ये पूरी तरह गोल क्यों नहीं? हम पढ़ते हैं गोल, अपनी सुविधा के लिए गोल बोला जाता है इसको, लेकिन ये होती कैसी है? असल में ये इस तरह की है। ठीक है जी, इस तरह इसका शेप है। क्यों ऐसा क्यों है? आपको पता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है वहाँ पे हमें पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेंगे वहाँ से अर्थ का जो सरफेस होगा वो उभरा हुआ होगा। जहाँ पे ओशियन हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे फ्लैट जैसा सरफेस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे अर्थ के सरफेस में ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह से असल में हमारी धरती जो है वो होती है। जब हम इसको दूर से देखेंगे तो ये लगभग गोल ही दिखेगी। ठीक बात हो गई। जब हम इसको दूर से देखेंगे तो ये कैसी दिखेगी? लगभग गोल ही दिखेगी। ऑलराइट, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि हमारी अर्थ जो है वो सेंटर से उभरी हुई है। देखो, सेंटर की बात की जाए, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये हमारा सेंटर आ गया। तो सेंटर से ये कैसी है? बाहर की तरफ फैली हुई है, बाहर की तरफ उभरी हुई है। और अगर मैं पोल्स की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पोल्स आ जाएंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो वहाँ से ये कैसी है? चपटी है, थोड़ी सी फ्लैट हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह अर्थ का जो शेप आ जाती है वो कैसी आ जाती है? ज्वाइड आ जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। ऑब्लेट का मतलब हो गया ऊपर से ये चपटी है और बीच से कैसी है? भरी हुई है। ठीक, इसको दीर्घ वृत्ताकार भी बोला जाता है। इलिप्टिकल की तरह ही है। ऊपर से नीचे से चपटी है, फ्लैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड इक्वेटर से, इक्वेटर मतलब ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको इक्वेटर लाइन बोला जाता है। और यहाँ से ये बाहर की तरफ उभरी हुई है, बल्ज्ड है। इसको क्या बोलेंगे? बल पड़ा हुआ है। ठीक, चल आगे देखें। इसे दीर्घवृत्ताकार होने का कारण अभिकेंद्रीय बल है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि ये दीर्घवृत्ताकार है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे दो तरह की फोर्स काम करती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो ऊपर से, यानी कि हमारे पोल से ये चपटी होती है, नीचे की तरफ झुकी हुई, या फिर हम बोलेंगे अंदर की तरफ पिचकी हुई है। और अगर सेंटर की बात करें, सेंटर में यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। देखो, दो तरह की फोर्स होती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगती है। सेंट्री
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हिंदी में अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है, केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल। इसी वजह से ये बल्ज्ड है, इसी तरह इसी के कारण यह सेंटर से बाहर की तरफ उभरी हुई है, बल्ज्ड है। ठीक, अधिक अभिकेंद्रीय बल के कारण यह मध्य से उभरी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ध्रुवों से अंदर की तरफ पिचकी हुई। तो ये हमारे ध्रुव आगे, ये हमारे पोल्स आगे, पोल्स से ये अंदर की तरफ पिचकी हुई है, यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ध्रुवों से अंदर की तरफ पिचकी हुई है। आगे देखिए, पृथ्वी का व्यास और त्रिज्या, डायमीटर और रेडियस की बात करेंगे तो देखो ये हमारी अर्थ है। अब सेंटर से जो सबसे सरफेस के ऊपर पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। और अगर पूरा टोटली ले लें एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो ये क्या कहलाता है, ये डायमीटर कहलाता है। हिंदी में रेडियस को त्रिज्या बोला जाता है और व्यास बोला जाता है डायमीटर को। तो ये जो है अलग अलग होता है। ठीक है, अगर इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर यानी कि सेंटर की बात करें, तो सेंटर में जो ये रेडियस आती है, सेंटर में जो रेडियस आती है वो आती है 6378 किलोमीटर। और डायमीटर की बात करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा 12756 किलोमीटर। और पोल्स की बात करेंगे, यहाँ से सेंटर के अर्थ से पोल्स की तरफ जाएंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस को बोला जाएगा कि ये 6357 किलोमीटर। हालांकि थोड़ा सा ही फर्क है, ये 57 है, ये 78 है। और पोल्स पे डायमीटर की बात करेंगे, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, तो ये कितनी दूरी आ जाती है, 12714 किलोमीटर आ जाता है। और अगर हम रेडियस की बात करते हैं, एवरेज रेडियस की, मीन रेडियस की, यानी कि औसत त्रिज्या, तो वो मानी जाती है 6371 किलोमीटर। और कैलकुलेशन के लिए हम अर्थ की रेडियस कितनी ले लेते हैं, 6400 किलोमीटर लेते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कभी कभी 6400 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शंस में। सर्कमफ्रेंस की बात करें, अब ये सर्कमफ्रेंस क्या है, देखो यहां से शुरू हुआ और ये पूरा का पूरा गोला बाहर से मापेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। तो पोल से, अगर पोल्स की बात करें, पोल से परिधि या सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाती है, बोलेंगे सर 40,008 किलोमीटर। और इक्वेटोरियल की बात करेंगे, इक्वेटोरियल, इक्वेटर से बात करेंगे, इस तरह से ये कुछ आएगी इक्वेटोरियल, तो ये आ जाएगी 40,075 किलोमीटर। और पोलर से बात करेंगे, पोल से, तो इस तरह से ये पूरा गोला बनेगा। जब ये पूरा गोला बने, ये देखो यहाँ पे भी चित्र पे दिखाया गया है, ये हमारा नॉर्थ पोल आ गया, यहाँ पे कहीं साउथ पोल होगा, तो यहाँ से लेके इस तरह से ये पूरा गोला बनेगा, ये आ जाएगी पोलर सर्कमफ्रेंस। और इक्वेटर से जब हम बात करेंगे तो इक्वेटर से ये वाला पूरा गोला क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। आगे देखें, रोटेशन की बात करेंगे। देखो रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, अपनी ही एक्सिस पर, यहाँ पे देखो मान लेते हैं ये अर्थ खड़ी है, अपनी एक्सिस के ऊपर खड़ी हुई है ये, ठीक है, हालांकि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, इसलिए ये टेढ़ी बनाई हुई है। ये अपनी एक्सिस पर है, बोलेंगे हाँ जी सर, और अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है, अपनी एक्सिस पर। और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। चलिए, अपनी एक्सिस पर घूमना ये रोटेशन कहलाता है, घूर्णन इसको हिंदी में बोलते हैं। वन रोटेशन कंप्लीट्स इन 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकंड्स, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स बोल देते हैं। और यही तो हमारा एक दिन बनाता है, यानी कि एक पूरा का पूरा दिन 24 घंटों की बात हो रही है, अर्थ को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में लगता है। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए इतनी बात होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चित्र में, ये इस तरफ घूम रही है, अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है। और अगर बात करें तो मैक्सिमम स्पीड होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे इसके घूमने की ज़्यादा स्पीड होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। अब ये क्या बात हो गई, किस बारे में बात हो रही है, देखो अगर मैं पोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे एरिया जो है हमारा कम होता है, तो कम एरिया में स्पीड जो है वो कम ही आएगी। और यहाँ पे ज़्यादा एरिया है तो इसका स्पीड का जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है।
देखिएगा 0 किलोमीटर/आवर ये पोल्स की बात कर रहा है यहाँ पे। और अगर इक्वेटर की बात की जाए, इक्वेटर पे तो ये लगभग कितनी हो जाएगी, ये 1600 किलोमीटर/आवर की स्पीड अर्थ की होती है, अर्थ के रोटेशन की होती है। आगे देखेंगे रेवोल्यूशन की बात करते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब जब अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये अपनी एक्सिस पर तो घूम ही रही है, साथ में सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। और सूर्य के चारों ओर किस किस शेप में चक्कर लगाती है, बोलेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसा ऑर्बिट है ये, इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार में। देखो ये पूरी तरह से गोल, अगर पूरी तरह से गोल होता तो इस तरह से होना था, लेकिन ये कैसा है, ये इस तरह का है। कैसा बोलेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सूर्य के चारों ओर घूमना ही क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। और ये सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। एक चक्कर लगाने के, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है। ठीक है, यहां से शुरू हुआ, पूरा चक्कर लगाया और वापस से यहीं पे आ गई, तो क्या बोलेंगे, 1 चक्कर हो गया। कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट लगते हैं। और इसी को हम 1 साल भी बोलते हैं, 1 साल कहा जाता है। पृथ्वी अपने ऑर्बिट में गति, कितनी गति से घूमती है ये, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी गति से घूमती है ये पूरा का पूरा चक्कर लगाने में, तो इसकी गति होती है 9.8 यानी कि 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। 1 सेकंड में कितना, भाई 29.8 किलोमीटर एरिया कवर करती है, या डिस्टेंस कवर करती है। देखो अब यहाँ पे और बातें समझने, ये सन हो गया हमारा, सन की रोशनी पड़ेगी तो इतने से भाग पर पड़ेगी। ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, भाई यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो ये भाग कैसा रहेगा, ये वाला भाग ठंडा रहेगा। और जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है ये वाला भाग कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बात करूँ तो सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे गर्म वातावरण होगा, और इसकी बैक साइड पीछे की तरफ ठंडा। ठीक हो गया। तो जब बात करेंगे हम, ये देखो 23 सितंबर की, 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। तो जिस तरफ सूर्य की रेज पड़ रही हैं वो ऑटमन हो जाता है, और जिस तरफ सूर्य की रेज नहीं पड़ रही हैं वो स्प्रिंग सीजन हो जाता है। तो ये सीजन को भी बताता है, सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ही हमारे सीजन्स बनते हैं, हमारी ऋतुएं बनती हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस तरफ देखो 22 दिसंबर की बात करें तो जिस तरफ सूर्य की एनर्जी या सूर्य की रेडिएशन लाइट पड़ रही है वहां पे हमें गर्मी देखने को मिलती है, यानी कि समर होती है। और बैक वाले भाग में, पीछे वाले भाग में क्या होता है, विंटर होती है, सर्दियां होती हैं। अगर इक्विनॉक्स की बात करें तो फिर से 21 मार्च को इक्विनॉक्स आता है। इस दिन भी हमारा रात और दिन बराबर समय के होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं। एक तरफ स्प्रिंग होता है, एक तरफ ऑटोमन पतझड़ होती है। फिर से दूसरी तरफ आ जाते हैं तो अब इस समय देखो, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया। ये वाला जो है हमारा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला इलाका। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होती हैं, समर होती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स आ जाती हैं। और ये समय कब का है, 21 जून का है। किसका है भाई, 21 जून का समय है। आगे देखें, सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस, इससे लेके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो सूर्य से पृथ्वी जो है, एक पॉइंट आता है, एक समय आता है जब सबसे दूर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में, और इसको क्या बोला जाता है, एपीहीलियन बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एपीहीलियन बोलेंगे। ठीक है जी, एपीहीलियन ध्यान में रखना है। ये 6 जुलाई के, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, इस तरह से ये किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की बात करेंगे तो 152 मिलियन किलोमीटर की बात हो रही है। 152 मिलियन किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 15,200 किलोमीटर। 15 मिलियन की बात हो रही है तो ये 1,52,000 आ जाएगा। ठीक है, 15,20,000 के आसपास, और ये 14,70,000 किलोमीटर के आसपास। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है, सबसे कम दूरी होती है, उसको बोले जाता है
पेरीहीलियन बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पेरीहीलियन बोला जाता है। 3 जनवरी के दिन ये होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। फिर ये तो हमने पढ़ लिया सोलिस्टिस पढ़ लिया, जिसको कि समर सोलिस्ट बोलते हैं, इसको विंटर सोलिस्ट बोलते हैं, विंटर सोलिस्ट। और यहाँ पे दिन और रात बराबर होती हैं। 21 जून के दिन भी दिन और रात, सॉरी माफ करना ये तो गलत हो गया, इक्विनॉक्स की बात करेंगे। इक्वी का मतलब इक्वल। इस समय दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च का समय है ये बिल्कुल ठीक है। 23 सितंबर यहाँ पे भी दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ये इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, हाँ जी। अब सोलिस्ट्स की बात करते हैं, समर सोलिस्ट और विंटर। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये विंटर सोलिस्ट आ गया, ये हमारा समर सोलिस्ट आ गया। इसको बोलेंगे विंटर सोलिस्ट, इसको बोलेंगे समर सोलिस्ट। यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होती है विंटर के समय, तो रात लंबी ही होगी। हाँ जी बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। और दिन कैसा होगा? दिन छोटा होगा। और दूसरी तरफ आ जाते हैं 21 जून। 21 जून के समय समर सोलिस्ट होता है, जहाँ पे दिन जो है वो लंबा होता है और रात छोटी होती है। इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है भैया। आगे देखो, अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखो, अगर मैं बात करूं, ये हमारी आ गई, तो यहां से ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये कितना होता है? ये 22.5 डिग्री होता है भैया, 23.5 डिग्री। क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री। ध्यान रखना। इसलिए ग्लोब जब आप देखते हैं तो ग्लोब इस तरह से बनाया गया होता है, इस तरह से ग्लोब होता है, टेढ़ा जैसा रखा हुआ होता है। इसको समझने का आसान तरीका ये भी है कि ये हमारी मेन एक्सिस आ गई, यहाँ से हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्यान में बात रखना इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई एक्सिस की बात। अब ऑर्बिटल की बात भी करें। जब ये ऑर्बिट में घूमती है अपने कक्ष में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तब इसका इंक्लाइनेशन, तब इसका झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। अब ये क्यों आता है? देखो, टोटल हमारे पास 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से ये तो आ गया हमारा 23.5 डिग्री, और बचा कितना? अब 66.5 डिग्री बचा। तो ये 66.5 डिग्री, यही तो ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन कहता है, कक्षीय झुकाव जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कक्षीय झुकाव। और एक्सिस की बात करेंगे तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ध्यान में रखना है भैया। आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात करें। हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोला। जब पूरा गोला है उसको आधा काट दिया जाएगा तो हमें 2 टुकड़े मिलेंगे, और यही 2 टुकड़े तो हेमिस्फीयर कहलाते हैं, यानी कि आधा गोला। बोलेंगे बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो हमारी अर्थ चपटी है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे बना दिया। अब सेंटर से एक लाइन खींच दी, सेंटर से जब एक लाइन खींच दी तो हमारे पास 2 टुकड़े बन गए। 2 टुकड़े बन गए तो ऊपर वाला जो टुकड़ा हो गया उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ओके। और जो नीचे वाला टुकड़ा है, नीचे वाले टुकड़े को क्या बोल देंगे? इसको साउथ हेमिस्फीयर बोल देंगे, साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा? नीचे वाले को बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जब हम अर्थ को वर्टिकली काट रहे हैं, वर्टिकली, ये देखो ये वर्टिकली काट दी अर्थ भैया, बोलेंगे हाँ जी सर वर्टिकली काट दी गई है, तो भी हमें हमारे पास 2 टुकड़े देखने को मिलते हैं। ये वाला टुकड़ा है जिसको, ये ईस्ट की तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में बोला जाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। और अगर दूसरे वाला बात करें, दूसरे वाला टुकड़ा, इसको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। और हिंदी में अगर इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक होगी इतनी बात? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो अर्थ हेमिस्फीयर गोलार्ध के बारे में हमें पता लग गया।
आगे देखो, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ हॉरिजॉन्टली इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो इक्वेटर है हमारा, यानी कि ये बीच वाली लाइन, इसी को तो इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर जो है हमारी धरती को दो भागों में विभाजित करता है, कैसे? हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरे को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और प्राइम मेरिडियन की बात करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है जो अर्थ को दो भागों में बांट रही है, इसको क्या बोला जाएगा? बोलेंगे सर, इसको बोला जाएगा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ये इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। ये पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित करती है। एक हिस्सा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है और दूसरा जो टुकड़ा है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो देखिएगा, डिवाइड्स ग्लोब वर्टिकली इनटू टू पार्ट्स, वर्टिकली लंबवत तरीके से दो भागों में विभाजित करती है, और जिसमें से एक जो है हमारा ईस्टर्न और दूसरा जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये पृथ्वी को लंबवत दो भागों में बांटती हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये हमारी इक्वेटर आ गई, इसको समझो। इक्वेटर के इस तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया, नीचे वाली तरफ सदर्न हेमिस्फीयर आ गया। और जब मैं प्राइम मेरिडियन की बात करता हूँ, ये वाली हमारी प्राइम मेरिडियन आ गई। प्राइम मेरिडियन से इस तरफ वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ वाला हिस्सा आ जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है जी, समझ में आई होंगी बातें। तो आगे बढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। लैटिट्यूड से एक ट्रिक भी होती है कि लेटी हुई लाइंस, जो लाइंस लेटी हुई हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, और लॉन्गिट्यूड जो खड़ी लाइंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश रेखाएं बोलेंगे और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखाएं बोलेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, इस तरह से हमारी पृथ्वी है। अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की, देखो ये वाली, ये देखो यहाँ से शुरू हो रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये सीधी लाइंस हैं। इनको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइंस बोलेंगे। दैट इज लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। और लैटिट्यूड की बात करेंगे, देखो ये इक्वेटर आ गया, तो इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस बनेगी, इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस बनेगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी लैटिट्यूड्स। ये क्या कहलाएंगी? लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। और सीधी रेखाएं, ये वाली रेखाएं, ये क्या कहलाएंगी? ये लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी, देशांतर कहलाएंगी। ठीक हो गया? इसको ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं इक्वेटर के पैरेलल, देखो ये इक्वेटर आ गया, इसके पैरेलल हैं भैया, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं। पूरब से पश्चिम, ये देखो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पश्चिम, या पश्चिम से पूरब भी बोला जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक लैटिट्यूड, 8 डिग्री लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। अब ये क्या बात हो गई, ध्यान देना। मान लेते हैं ये हमारी 0 डिग्री है, इसके बाद हमारी 1 डिग्री वाली लाइन आएगी। तो ये जो 1 डिग्री वाली लाइन है और 0 डिग्री वाली लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। अब उसके बाद ये तो आ गया 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद अगली जो है वो 2 डिग्री आएगी। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में भी डिस्टेंस कितना होगा? 11 किलोमीटर का होगा। इसी तरह 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री के अंतराल पर जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है, 111 किलोमीटर। और टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181 होती हैं। कितनी बोलेंगे? 181। अब देखो ये वाली 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 इस ऐसे करके कितनी आ जाएंगी? यहाँ तक 90 आ जाएंगी। और इस 0 से इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते कितनी आ जाएंगी? 90 आ जाएंगी। यहाँ पे भी 90 आ गई, यहाँ पे भी 90 आ गई। टोटल कितना हो गया? बोलेंगे सर 180 हो गया। और एक ये 0 डिग्री वाली भी है, तो इसको भी प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 181 आ जाएगा, 181 आ जाएगा। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितनी होते हैं? 181 होते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, देशांतर रेखाओं की। तो जो खड़ी लाइंस हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे। और ये किसके पैरेलल होती हैं? ये देखो, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये देखो
जो वर्टिकली होती है लाइन जो पृथ्वी को दो हिस्सों में काटती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बनती हैं। देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360 होते हैं। ये पूरा का पूरा गोला ऐसे बनाते हैं तो ये पूरी कितनी है, 360 है भाई, पूरी तरह से कितनी है, 360। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी हो गई, 360। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, अब ये जो डिस्टेंस है ये बदलता रहता है। अगर मैं सेंटर की बात करूं, ये वाली मेरी प्राइम मेरिडियन आ गई, इसको मान लेते हैं ये 1 डिग्री है। इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो इक्वेटर की जब हम बात करते हैं तो ये 11.3 किलोमीटर आएगा। अच्छे से बनाएं इसको। ये देखो ये मेरी प्राइम मेरिडियन आ गई 0 डिग्री वाली। अब ये वाली आ गई, मान लेते हैं मेरी ये आ गई 1 डिग्री। कौन सी आ गई, 1 डिग्री। अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच की बात करूंगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा किलोमीटर देखने को मिलेंगे, और वो होते हैं 11.3 किलोमीटर। क्या बोलेंगे, 11.3 किलोमीटर। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही हैं, देखो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही हैं डिस्टेंस कम हो रहा है, 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 और यहाँ पे आके तो ये मिल ही गई, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 0 किलोमीटर हो गया। तो पोल्स के ऊपर मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि 0 किलोमीटर होता है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में। तो इस बात को आप खास ध्यान में रखिएगा। 111.3 किलोमीटर, और दूसरा पोल्स की बात करेंगे तो 0 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये अच्छे से बताया हुआ है, ये सारी, ये 0 डिग्री इक्वेटर आ गया, उसके बाद ये 10 डिग्री है। अब ये 10 डिग्री के बीच में भी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिग्री तक होंगी। बोलेंगे हाँ जी सर होंगी। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये 90 डिग्री तक इसी तरह से काम चलता रहेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस, देखो ये वाला, इस तरह से ये क्या बन रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं, गोले बन रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गई हमारी लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ से शुरू हो रही है और साउथ पोल तक जा रही है। ये हमारी प्राइम मेरिडियन आ गई। उसके बाद आगे 10 डिग्री लिखा हुआ है, 20 डिग्री लिखा हुआ है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिग्री तक रहेंगे। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, ध्यान में रखना, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। और 180 डिग्री पर जो ये लॉन्गिट्यूड होगा, 180 डिग्री पर मान लेते हैं कि कहाँ पे जाएगा, ये तो 110 ही हुआ, 110 के बाद 120 आएगा, कहीं पे जाके 180 डिग्री भी आएगा, तो 180 डिग्री वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा उसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जहाँ पे ग्रीन बीच हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे, लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं। इक्वेटर पे आ गई हमारी 0 डिग्री। बोलेंगे हाँ जी सर ये 0 डिग्री आ गई। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर जो हमारी लैटिट्यूड होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, फिर 66.5 डिग्री पर जो रेखा बनती है, जो लैटिट्यूड होता है वो होती है आर्कटिक सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो वहाँ पे भी इसी तरह 23.5 डिग्री पर जो लैटिट्यूड बनता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री पर जो लैटिट्यूड होता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। और यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें, मान लेते हैं यहाँ पे सन है, ये देखो ये सन आ गया, तो सन जब अपनी रोशनी देगा तो सीधी की सीधी रोशनी तो यहाँ पे पड़ेगी, बिल्कुल सेंटर में पड़ेगी, और इस साइड कैसी रोशनी पड़ेगी, ये देखो तिरछी लाइंस में रोशनी पड़ेगी। ऐसे ही होगा ना, अगर सन की रोशनी आ रही है तो कुछ इस तरह से आएगी। तो सन की सीधी रोशनी कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पर पड़ती है, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर जो है वो गर्म स्थान होता है। कैसा होता है, गर्म स्थान। इसको उष्णकटिबंधीय भी बोलते हैं। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, इक्वेटर से 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, टोरिड जोन कहलाता है, जिसको कि हिंदी में उष्णकटिबंधीय भी बोला जाता है।
उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब तो ये तो सीधी हो गई इसलिए गर्म इलाका है। अब यहाँ पे तिरछी पड़ रही है, मतलब वो पूरी की पूरी रोशनी अच्छे से नहीं पड़ रही है, तो ये कैसा होगा, ये कम ठंडा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर, तो ये कम ठंडे वाला क्षेत्र आ गया। तो 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक नदरन हेमिस्फेयर में भी और सदरन हेमिस्फेयर में भी जो जोन बनता है वो कैसा बनता है, टेम्परेट जोन बनता है, जिसको हिंदी में शीतोष्ण बोला जाता है, शीतोष्ण। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे तो बहुत ही कम रोशनी पड़ रही है, इस वाले हिस्से में बहुत ही कम, तो ये बहुत ही ठंडा होता है, बर्फ जमी हुई होती है यहाँ पे बिल्कुल, और इसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। क्या बोलेंगे इसको, फ्रिजिड जोन बोलेंगे, फ्रिजिड जोन। नीचे की तरफ भी फ्रिजिड जोन आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। आगे भी हम इन जोन्स के बारे में बात करेंगे जब हम वनस्पति की वेजिटेशन की बात करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। प्राइम मेरिडियन से कुछ बातें जान लेते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है वो 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से, 8 देशों से। तो प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है, वर्टिकल वाली 0 डिग्री, वो है प्राइम मेरिडियन। और ये 8 देश कौन कौन से, यूके, फ्रांस, माली, स्पेन, घाना, टोगो, अल्जीरिया और बुर्किना फासो। ये 8 देश हैं, इनसे होकर प्राइम मेरिडियन गुजरती है। और यूके में लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच टाइम भी आपने सुना हुआ होगा, ग्रीनविच टाइम, GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसको बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। रोटेट का मतलब अपनी एक्सिस के ऊपर, अपनी एक्सिस के ऊपर जब वो घूम रही है तो 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री, 15 डिग्री। और 4 मिनट में वो 1 डिग्री रोटेट करती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 4 मिनट में 1 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। अगर प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करें तो समय 1 घंटा आगे हो जाता है, और अगर प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करें तो समय 1 घंटा कम हो जाता है। अब इसको समझते हैं। ये हमारी प्राइम मेरिडियन आ गई। अगर प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ 15 डिग्री जा रहे हैं तो टाइम में 1 आवर प्लस किया जाता है, 1 आवर ऐड हो जाता है। फिर अगर मैं 30 डिग्री जाता हूं तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, बोलेंगे सर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 घंटे। तो समय में जो हमारा इंटरनेशनल समय है उसमें 2 घंटे 2 आवर्स ऐड कर देने पड़ेंगे। अगर ये फिर आगे और 45 डिग्री तक जाता है तो वहां पे 3 आवर्स ऐड करने पड़ेंगे, 3 आवर्स। ठीक है, ये तो हो गया ईस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ भी जाया जा सकता है। हाँ जी, अगर वेस्ट में 15 डिग्री जा रहे हैं तो टाइम से इंटरनेशनल टाइम से 1 आवर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, 1 आवर माइनस करना पड़ेगा। अगर 30 डिग्री जा रहे हैं तो फिर 2 घंटे माइनस करने पड़ेंगे, 2 आवर्स माइनस। इसी तरह 45 डिग्री तक कितने, बोलेंगे सर 45 डिग्री तक तो 3 घंटे। इसी तरह आगे 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 ये काम चलता रहता है। और यही वजह है कि भारत का समय इंटरनेशनल टाइम से 5.5 घंटे ज़्यादा है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है, भारत का प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस ईस्ट की तरफ कितना आ गया, 82.5, क्योंकि कोलकाता की बात हो रही है। ये कोलकाता का GMT टाइम हम लेते हैं, कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता तक ये कितना बन जाता है, 82.5 डिग्री बन जाता है, 82.5 डिग्री। तो देखो कितना हो गया, 15 हो गया, फिर 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, फिर 75 आएगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटे ये हो गए। और साथ में फिर कितना है, 7.5 और है, और 7.5 का कितना बन जाएगा, उस हिसाब से आधा घंटा बन जाएगा, है ना, 7.5 यानी कि आधा घंटा। तो टोटल कितना हो गया, 5.5 आवर्स। 5.5 आवर्स ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए भारत का समय इंटरनेशनल टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ओके, क्या ये बात समझ में आई? आनी चाहिए। चलें देखें,
प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। इस वजह से भारत का समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। चलिए, तो ये आज का लेक्चर था हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।